गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन रह गया था, जिसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हमको कंडीशन बताई हुई होती है कि सॉल्यूशन कैसा आने वाला है ना। मतलब हल किस प्रकार का आ रहा है, क्या वो यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है यानी कि अद्वितीय हल आ रहा है, या वो इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन यानी कि अनंत अनेक हल आ रहा है। तो आपको सॉल्यूशन का टाइप पहले से बता दिया होगा, और उसके बाद आपसे पूछेगा कि इसमें के का मान क्या है ना। जैसे एक आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ, एक क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि के का मान ज्ञात करना है आपको जबकि समीकरण निकायों में कोई भी हल ना हो, नो सॉल्यूशन की कंडीशन में, है ना। जो आपको इक्वेशंस दिए हुए हैं उनके नो सॉल्यूशन आ रहे हो, क्या आ रहे हो, नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई भी हल नहीं है, कोई हल नहीं। ध्यान देंगे, अगर किसी भी इसमें अगर नो सॉल्यूशन आता है तो नो सॉल्यूशन कैसे आएगा, सॉल्यूशन कैसे आप प्राप्त होता है आपका। ध्यान देंगे, जैसे मैं आपको आप लोगों को मैंने कंडीशन बताई थी नो सॉल्यूशन के लिए। क्या कंडीशन होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब अगर गुणांकों में a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, परंतु c1/c2 के बराबर ना हो, ऐसी स्थिति में आपको क्या मिलता है, नो सॉल्यूशन मिलता है ना, कोई भी हल आपको प्राप्त नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उन क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक उदाहरण आपके लिए लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है, 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। और वैसे ही दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, के एक्स प्लस 10y इक्वल टू 15। ठीक है, तो यहाँ पे a1 का वैल्यू क्या है 8, a2 का वैल्यू क्या है k, b1 का वैल्यू क्या है 5, b2 का वैल्यू क्या है 10, और वैसे ही c1 का वैल्यू क्या है 9, और c2 का वैल्यू क्या है 15। ओके, तो आपने को कैसा चाहिए होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 चाहिए होता है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2, ऐसा कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ देख लो, इनको एनालाइज करने के बाद हमने को 2-3 समीकरण बन सकते हैं। तो उसके बाद हमको फाइनली के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, के का हल आपको प्राप्त करना है जिसके लिए ये कंडीशन फिट बैठे, है ना। के का वैल्यू ऐसा फाइंड आउट करना है जिसके लिए कंडीशन फिट बैठे। तो अगर इन दोनों को मैं लेता हूँ, इन दोनों समीकरणों को, क्या हो जाएगा, 5 1 5, 5 2 10। तो ये आ जाएगा आपका 8/k बराबर 1/2। के का पक्षांतर कर लीजिए, तो ये के बराबर हो जाएगा के ऊपर 8 दूनी 16। तो इन दोनों समीकरणों को देखने के बाद अपने को क्या मिल रहा है, के का मान 16 के बराबर मिल रहा है। कि अगर हम के का वैल्यू 16 रखते हैं तो हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब ये कैसे बन जाएगा बाद में आपका जाके, 8/16 बराबर 5/10 नॉट इक्वल टू 9/15। सही बात है, 1/2 नॉट इक्वल टू 3/5, है ना। ठीक है, तो ये इस टाइप की कंडीशन जनरेट होगी आपकी, तो आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा, नो सॉल्यूशन। तो के का मान क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे के का हल क्या आ रहा है 16। के किसके बराबर होना चाहिए, 16 के बराबर। ठीक है, इसी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन के साथ और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको इनको हल करना है। जैसे कि एक और क्वेश्चन क्या है, के एक्स प्लस 3y बराबर 3, और वैसे ही 12x प्लस 5y बराबर 6। ओके, अगर इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, k/12 इक्वल टू 3/5 नॉट इक्वल टू 3/6, है ना। 3/5 और 3/6 बराबर हो सकते हैं क्या, नहीं। 3/5 है यहाँ पे, 3/6 है यहाँ पे, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। एक ही कंडीशन अपने को देखनी है, ये वाली। इसके लिए क्या हो सकता है, तो के का मान क्या हो सकता है, यहाँ पे आप देख लीजिए, के बराबर आ जाएगा आपका 12×3=36/5। ठीक है, के का वैल्यू क्या हो जाएगा 36/5। इसी प्रकार से आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर आपको जो भी कंडीशन दी गई वो बताया जाएगा, है ना। नो सॉल्यूशन कंडीशन है, तो नो सॉल्यूशन कंडीशन कौन सी होती है, ये वाली होती है। तो आपको इसी कंडीशन में सवाल को रख के देखना है, समझ में आ रहा है क्या। इसी कंडीशन में सवाल को रख के देखना है और बताना है के का वैल्यू क्या है। इससे आपका एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 3 पूरा बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 किस टाइप का सवाल दिया हुआ है आपका, उसमें कह रहा है कि अद्वितीय हल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अगर दो समीकरण दिए हैं आपको, पहला समीकरण दूसरा समीकरण, और हल किस प्रकार का आ रहा है, अद्वितीय, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन यानी कि अद्वितीय हल प्राप्त होता है तो आपको बताना है कि के का मान क्या होगा। तो उसके लिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि अद्वितीय हल कब आता है। अद्वितीय हल तब आता है जब a1/a2
नॉट इक्वल टू हो B1/B2 के, इतना ही है। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो अद्वितीय हल प्राप्त होता है क्या? बिल्कुल। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो अद्वितीय हल प्राप्त होता है। तो इसीलिए चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? kx प्लस 3y बराबर k माइनस 3, और वैसे ही सेकंड इक्वेशन क्या है? 12x प्लस ky इक्वल टू k। ठीक है, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन है कि x प्लस 3y बराबर k माइनस 3, 12x प्लस ky बराबर k। ओके, तो यहाँ पे कोफिशिएंट के हिसाब से जमा लेते हैं a1/a2 और b1/b2। तो a1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है? k है। b1 का वैल्यू क्या है? 3 है। a2 का वैल्यू क्या है? 12 है। b2 का वैल्यू क्या है? k है। ठीक है, तो a1/a2 यानी कि k/12 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2 यानी कि 3/k, है ना? 3/k, k/12 शुड नॉट बी इक्वल टू 3/k। इसका मतलब क्या है? पक्षांतर कर लो, k ऊपर चला जाएगा, 12 इधर चला जाएगा, तो k इंटू के क्या हो जाता है? k² बराबर 12 × 36। अगर k² बराबर 36 है, इट इम्प्लाइज k का वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल 36। और वर्गमूल का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस 6, है ना? ध्यान देंगे यहाँ पे क्या होगा? प्लस माइनस 6 होगा, क्योंकि प्लस 6 का अगर आप स्क्वायर करें तो भी 36 आएगा, माइनस 6 का स्क्वायर करें तो भी 36 आएगा। इसीलिए 36 का वर्गमूल क्या होता है? प्लस माइनस 6 होता है। ठीक है, कॉमनली हम लोग 6 लेकर चलते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि प्लस 6 का भी अगर स्क्वायर करें तो भी 36 आएगा, माइनस 6 का स्क्वायर करें तो भी 36 आएगा। इसीलिए के का वैल्यू क्या हो जाएगा? के, अच्छा सॉरी, के शुड नॉट बी इक्वल टू, है ना? के शुड नॉट बी इक्वल टू मतलब के बराबर नहीं होना चाहिए। किसके बराबर नहीं होना चाहिए? के जो है आपका प्लस माइनस 6 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा के का कोई भी मान हो सकता है ना? के का मान 5, 3, 2, 1 कुछ भी रख लीजिए आप, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? प्लस 6 नहीं होना चाहिए और माइनस 6 भी नहीं होना चाहिए। अगर के स्थान पे प्लस 6 माइनस 6 नहीं होगा तो इन दोनों इक्वेशंस के लिए आपको किस टाइप का सॉल्यूशन मिलेगा? हमेशा आपको अद्वितीय हल मिलेगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करना था, के ऐसे ही फाइंड आउट होगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या? ऑलराइट, नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 4x माइनस 5y बराबर k, और सेकंड इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 12। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे a1 का वैल्यू क्या है? 4, b1 का वैल्यू क्या है? -5, a2 का वैल्यू क्या है? 2, b2 का वैल्यू क्या है? -3। ठीक है, इस इक्वेशन इसमें फिट करके देखते हैं। a1/a2 मतलब कि 4/2 और शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2 यानी कि -5/-3। ठीक है, ऑब्वियसली आपको दिख रहा है क्या? 4/2 कितना होता है? 2। किसके बराबर नहीं होना चाहिए? माइनस माइनस कट जाएगा तो ये आ जाएगा 5/3। आप भी जानते हैं कि 2 5/3 के बराबर होता है क्या? नहीं होता है ना? ये 2 है, 5/3 कुछ और आएगा, पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, है ना? अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो 3 को पक्षांतर कर लो, 3 दूनी 6। क्या 6 बराबर होता है 5 के? नहीं होता है ना? 6 बराबर होता है 5 के? नहीं होता। तो ये नॉट इक्वल टू कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 4/2 बराबर नहीं होता -5/3 के, -5/-3 के। इसका मतलब क्या हो गया कि सॉल्यूशन के यूनिक सॉल्यूशन आपको प्राप्त होने वाला है। ठीक है, इस सॉल्यूशन के लिए यूनिक सॉल्यूशन आपको प्राप्त होने वाला है, और के पे डिपेंडेंसी नहीं है। किस पे डिपेंडेंट नहीं है? के पे वैल्यू डिपेंडेंट ही नहीं है, क्योंकि a1 का वैल्यू 4 है, a2 का वैल्यू 2 है, b1 का वैल्यू -5 है, b2 का वैल्यू -3 है। कहीं k पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं। कंडीशन सिर्फ अपने को इतनी सेटिस्फाई करनी है, a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। अब अगर k आपका तीसरे कोफिशिएंट में जा रहा है, यानी कि c में जा रहा है, तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। k की वैल्यू कुछ भी हो, कुछ भी हो, k की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, कुछ भी हो, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k का कोई भी रियल वैल्यू ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये सॉल्यूशन हमेशा कैसा आएगा आपको? ये इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे आपको कैसा मिलेगा? हमेशा यूनिक सॉल्यूशन ही मिलेगा, है ना? हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन, एक अद्वितीय हल ही प्राप्त होने वाला है आपको। क्यों? क्योंकि k पे डिपेंडेंसी ही नहीं है ना। k पे डिपेंडेंसी कब होती है? जब C1 C2 इन्वॉल्व होता है। यहाँ तो C1 C2 इन्वॉल्व ही नहीं है, ओनली a1/a2 b1/b2 दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। हाँ, इसमें आपको क्वेश्चन मतलब जो आंसर बुकलेट है उसमें आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है,
के नॉट इक्वल टू 10/3 दिया हुआ है, तो वो गलत है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 मतलब चौथे क्वेश्चन में बुक का आंसर क्या दिया हुआ है, +10/3। डिपेंड नहीं करता वो, उनको छोड़िए। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ डिपेंडेंसी आपकी के पे है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि के C1 और C1 में जा रहा है। ठीक है, कोफिशिएंट उसका अपने को लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना? क्योंकि सिर्फ अपने को इतना क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना है, A1/A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1/B2, और वो हो रहा है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, तो इसलिए इसका कैसा हल आने वाला है, अद्वितीय हल आने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्रमांक 4 मतलब कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूरा समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में किस टाइप का सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको? समीकरण निकायों के लिए अनंत अनेक हल है ना? कितने? अनंत हल है, अनंत अनेक हल यानी कि इन्फानाइट सॉल्यूशन। तो आप लोग जानते हैं इन्फानाइट सॉल्यूशन कब आता है? इन्फानाइट सॉल्यूशन, इन्फानाइट सॉल्यूशन आपको कब प्राप्त होता है? जब आपका A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 के, और वो भी बराबर हो जाए C1/C2 के, है ना? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप क्या कहते हैं कि इसका किस टाइप का सॉल्यूशन आएगा? इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भाई समीकरण दो है ही नहीं, वास्तविकता में क्या होता है, समीकरण एक ही है वो, है ना? बस दो जगह लिखा हुआ है, मतलब लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं। आपको पता है लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं। जब लाइनें एक दूसरे के ऊपर ही होंगी तो आपको कैसे हल मिलेंगे? बहुत सारे हल मिलेंगे, अनेक हल मिलेंगे, है ना? इन्फानाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इसलिए चिंता करने की बात नहीं, आपको बस क्या करना है, सवाल में अगर आपको बोल रहा है कि इन्फानाइट सॉल्यूशन है मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, ये कंडीशन, ये वाला जो आपका स्थिति है वो फुलफिल होने वाला है। तो आपको इस स्थिति में डाल के सवालों को देखना है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन क्रमांक 2 क्या दिया हुआ है, एक ले लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं। 2x + 3y बराबर 7, और सेकंड इक्वेशन क्या है? k - 1 x + k + 2 y = 3k। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पे आपका a1 वैल्यू, a1 क्या होगा? 2, b1 क्या होगा? 3, और c1 क्या होगा? 7। वैसे ही यहाँ a1 क्या होगा? k - 1, a2 क्या होगा? सॉरी b2 क्या होगा? सॉरी ये a2 क्या होगा? k - 1, b2 क्या होगा आपका? k + 2, और वैसे ही आपका c2 क्या होने वाला है? c2 क्या हो जाएगा? 3k। ठीक है, C2 क्या हो जाएगा आपका? 3k। अब इसको हल करके देखते हैं। कंडीशन क्या होगी? यही वाली, इसको फुलफिल करना है, तभी क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन का इन्फानाइट सॉल्यूशन आएगा। तो A1/A2 लिखना है, तो 2/k - 1 किसके बराबर होगा? B1/B2 यानी कि 3/k + 2k, और वो किसके बराबर होगा? C1/C2 यानी कि 7/3k के। ठीक है, ध्यान देंगे, इससे आपको 3 समीकरण मिलेंगे, है ना? 3 समीकरण। कितने मिलेंगे? 3 समीकरण। पहला कैसे मिलेगा? आप जब 2/k1 को बराबर लोगे 3/k + 2k। ठीक है, इन दोनों को लोगे तो एक समीकरण, इन दोनों को लोगे तो दूसरा समीकरण, और फाइनली इन दोनों को लोगे तो तीसरा समीकरण। तो आपको टोटल 3 इक्वेशंस मिलेंगे, है ना? 3 इक्वेशंस मिलेंगे, और तीनों इक्वेशन से 3 वैल्यूज मिलेंगी के की। कितनी वैल्यूज मिलेंगी? टोटल 3 वैल्यूज मिलेंगी के की। तो आपका सॉल्यूशन के का तभी माना जाएगा उसको जब वो तीनों वैल्यूज कॉमन होगी। मतलब यहाँ भी -6 आ जाए, यहाँ भी -6 आ जाए, यहाँ भी -6 आ जाए, तभी आप बोल सकते हैं कि के का वैल्यू क्या होगा? -6 हो जाएगा। अगर यहाँ पे -6 आ रहा है, यहाँ पे -6 आ रहा है, यहाँ पे +5 आ जा रहा है, तो के का वैल्यू -6 हो पाएगा क्या? नहीं। के का वैल्यू -5 हो पाएगा क्या? नहीं। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि तीनों इक्वेशन जो जनरेट होंगे, तीनों इक्वेशन जो बनेंगे, उससे के का हल एक ही आना चाहिए, वही आपका के का हल माना जाएगा, के का सॉल्यूशन वही माना जाएगा। ऑल राइट, तो हम लोग लेते हैं एक एक करके। तो ये क्या आ जाएगा? 2/k - 1 बराबर 3/k + 2। ठीक, वैसे ही 3/k + 2 बराबर हो जाएगा 7/3k के। और वैसे ही तीसरा एक और इक्वेशन क्या हो जाएगा? 2/k - 1 बराबर हो जाएगा 7/3k के। ठीक है, ओके। अब इन तीनों को हल कर लीजिए, पक्षांतर करेंगे, k + 2 इधर चला जाएगा, 2 × k + 2 दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है।
बराबर आ जाएगा 3 इंटू के माइनस 1 के। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2k प्लस 4 बराबर 3k माइनस 3। ठीक है, k इस तरफ पक्षांतर हो जाएगा, 3 इस तरफ हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3k माइनस 2k बराबर 4 प्लस 3, मतलब k बराबर आ गया आपका 7। k बराबर कितना आ गया 7। यहाँ से k का वैल्यू 7 आ गया ऐसा मत मान लेना जब तक बाकी दो जगह भी ना आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 बाई के प्लस 2, 7 बाई 3k, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 3k इंटू 3 बराबर 7 इंटू के प्लस 2। ठीक है, 3 तिया 9k बराबर 7k प्लस 14। के ट्रांसफ़र कर लो, 7 के इस तरफ आ जाएगा तो ये कितना बचेगा 9k माइनस 7k मतलब 2k बराबर 14। इम्प्लाइज k का मान कितना आ गया, यहाँ भी 7 आ गया। ठीक है, अभी भी सॉल्यूशन की तरफ रश मत करो, जल्दी कोई नहीं है। तीसरे इक्वेशन को भी सॉल्व कर लो। 2 इंटू 3k बराबर 7 इंटू के माइनस 1। ठीक है, 3 टू द 6k बराबर 7k माइनस 7। इसको ट्रांसफ़र कर लो इधर, इसको ट्रांसफ़र कर लो इस तरफ, तो 7k माइनस 6k कितना हो जाता है k बराबर क्या आ जाएगा इस तरफ 7। तो इसका भी हल क्या आ रहा है 7। तो आप लोग देख पा रहे होंगे तीनों जगह पे k का वैल्यू क्या आ रहा है 7। इसीलिए इस क्वेश्चन के, इस इक्वेशन के लिए k का वैल्यू क्या होना चाहिए, k का वैल्यू शुड बी इक्वल टू 7 ओनली। अगर k आपका 7 के बराबर होता है तो इन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए, इन दोनों समीकरणों के युग्मों के लिए आपको किस प्रकार का हल प्राप्त होगा, इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन, अनंत अनेक हल प्राप्त होंगे आपको। ठीक है, अनंत अनेक हल प्राप्त करने के लिए आपको क्या फिल करना पड़ेगा, k बराबर 7 रख के देखना पड़ेगा। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 के दो और क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन दिया है 3x प्लस ky बराबर 7, और उसी के साथ दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है 2x माइनस 5y बराबर 1। ठीक है, तो इसको अपने को क्या चेक करना है कि क्या इसके इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशंस प्राप्त हो रहे हैं। इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए वही a1/a2 शुड बी b1 इक्वल टू b1/b2 शुड बी इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो यहाँ पे a1 a2, a1 क्या है 3, b1 क्या है k और c1 क्या है 7, a2 क्या है 2, b2 क्या है -5 और c2 क्या है 1। ठीक है, तो a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 एंड दिस शुड बी इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी इसमें क्या होगा इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो वैल्यू रख के देख लो, a1 का वैल्यू क्या है 3, b1 का वैल्यू क्या है 2, a2 का वैल्यू क्या है 2, b1 का वैल्यू क्या है k और b2 का वैल्यू क्या है -5। वैसे ही c1 का वैल्यू क्या है 7 और c2 का वैल्यू क्या है 1। ठीक है, मुझे ये बताओ 3/2 बराबर होता है क्या 7/1 के। 3/2 मतलब 1.5, 7/1 मतलब 7। तो क्या ये दोनों बराबर होते हैं, नहीं होते ना, नहीं होते। तो 3/2 इज नॉट इक्वल टू 7/1, है ना। अगर ऐसा हो गया तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो पाई, क्योंकि ये इसके भी बराबर होना चाहिए था, ये इसके भी बराबर होना चाहिए था, लेकिन ये इसके बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। मतलब इसमें k का आप कोई भी वैल्यू रख लो, k के लिए कोई भी वैल्यू रख लो आप, इसका आपको हल प्राप्त नहीं होगा। किस टाइप का हल प्राप्त नहीं होगा, यूनिक सॉल्यूशन, है ना, यानी कि अद्वितीय, सॉरी इन्फानाइट सॉल्यूशन, यानी कि अनंत अनेक हल आपको प्राप्त नहीं होने वाले। क्यों नहीं होने वाले, क्योंकि a1/a2 c1/c2 के बराबर नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर k के लिए भी आपको देखना है तो k का वैल्यू यहाँ पे देखो फाइंड आउट करके। यहाँ पहले कंडीशन में अगर इन दोनों इक्वेशन को ले लेता हूँ मैं, ठीक है, यहीं से आगे बढ़ रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को ले लेता हूँ, तो 3/2 बराबर k/-5। क्या हो जाएगा k का वैल्यू यहाँ से 5 तिया 15 माइनस में और बटे 2। ठीक है, तो k का पहले एक वैल्यू ये मिल रही है, ओके। और वैसे अगर यहाँ से देखें तो k/-5 बराबर 7/k/-5 बराबर 7/1। तो k की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी -35। ठीक है, तो ये अलग मिल रहा है, ये अलग मिल रहा है, और यहाँ पे तो बोल रहा है कि k का वैल्यू ही डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पे k के वैल्यू से अपने को मतलब ही नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन नहीं आने वाले हैं, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, k का कोई भी मान सूट नहीं करेगा, समझ में आ रहा है क्या, k का कोई भी मान आपको यहाँ पे जो आपको चाहिए उसके लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं बैठेगा,
क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन ये होगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ भी देखो a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 शुड बी इक्वल टू c1/c2, तभी आपको क्या मिलेगा? इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे अगर ऐसा होता है तो रख के देख लेते हैं। a1 का मान क्या है? k है। a2 का मान क्या है? 2 है। b1 का मान क्या है? -5 है। b2 का मान क्या है? -3 है। वैसे c1 का मान क्या है? 2 है। और c2 का मान क्या है? 12 है। ठीक है, पहले मुझे ये बताओ, इतना देखो, इतना माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये आ गया 5/3 बराबर 1/6। 2 एकम 2, 2 छक्के 12। ठीक है, तो क्या 5/3 बराबर होता है क्या 1/6 के? नहीं होता है ना, नहीं होता। इसका मतलब क्या हो गया? b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। भाई जब b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 आ गया, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पा रही है क्या? नहीं हो पा रही है ना? ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पा रही है? नहीं हो पा रही है। इसीलिए k का कोई भी मान रख लो, आप कोई भी मान रख लो, इन दोनों इक्वेशन के लिए आपको क्या नहीं मिलने वाले हैं? इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी कि अनंत अनेक हल नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, अनंत अनेक हल आपको इसमें प्राप्त नहीं होंगे। ध्यान देंगे, यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 4 में जो पीछे आंसर दिया हुआ है वो गलत आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए k का कोई भी मान उपयुक्त नहीं है। ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, नो वैल्यू ऑफ के का आप कुछ भी मान रख लो, ये इन्फिनिट वैल्यू सॉल्यूशन नहीं आने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं, फाइनली एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। अच्छा, एक टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, x बराबर 2 दिया है, y बराबर 4 दिया हुआ है, तो आपको बोल रहा है कि समीकरण दिया है एक 7x माइनस 4y इक्वल टू p। तो आपको यहाँ पे p का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं है, p का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अरे भाई ये सब कुछ तो दिया हुआ है, तो इसमें करना क्या पड़ेगा? कुछ नहीं, सिर्फ आपको x के जगह पे 2 और y के जगह पे 4 रख दो, p का वैल्यू मिल जाएगा। p बराबर क्या है? 7x माइनस 4y, तो फिल कर दो 7 और यहाँ पे 2 माइनस 4 और y के जगह पे क्या आ जाएगा? 4। तो कितना हो गया? 7 दूनी 14 माइनस 4 चौक 16, तो यहाँ -2 आ रहा है वैल्यू। ठीक है, ऑलराइट, तो इस टाइप के सॉल्यूशन है, बड़ी आसानी से बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 था ये, और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 भी है, वो भी आप बना सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक लास्ट फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? जांचिए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है या कोई हल नहीं रखता है या अनंत अनेक हल रखता है। यदि अद्वितीय हल रखता है तो चरों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको बताना है कि इस इक्वेशन में 4x प्लस 7y इक्वल टू 18 और 2x प्लस y बराबर 4, इसमें किस टाइप का सॉल्यूशन आने वाला है? विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन, और अदरवाइज नो सॉल्यूशन। तो आपको बस बताना है कि हल किस टाइप का है, और अगर अद्वितीय हल है यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है तो उसका वैल्यू क्या होगा। तो लिख लेते हैं इक्वेशन 4x प्लस 7y इक्वल टू 18, और वैसे ही 2x प्लस y बराबर 4। ठीक है, नहीं दिख रहा है, सॉरी, 4x प्लस 7y इक्वल टू 18, 2x प्लस y बराबर 4। ठीक है, इसको आपको बताना है कि सॉल्यूशन किस टाइप का आएगा। तो वही देख लेते हैं क्या हो रहा है। a1 क्या है आपका? 4, a2 क्या है? 2, b1 क्या है? 7, b2 क्या है? 1, और वैसे ही c1 क्या है? 18, c2 क्या है? 4। ठीक है, तो पहले a1/a2 चेक करें क्या? a1/a2 बराबर b1/b2 हो रहा है क्या? ठीक है, a1 का वैल्यू क्या है? 4, a2 का वैल्यू क्या है? 2, b1 का वैल्यू क्या है? 7, और b2 का वैल्यू क्या है? 1। देख लो, 4/2 कितना होता है? 2, यहाँ पे क्या आ गया? 7। क्या 2 और 7 बराबर होते हैं? नहीं, नहीं होते ना। इसका मतलब क्या है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब क्या हुआ? यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है?
यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल प्राप्त होने वाला है। ठीक है, क्या प्राप्त होगा? अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होगा। अब यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए आपको हल करना है इसको। दो समीकरण दिए हुए हैं, दो अज्ञात दिए हुए हैं। ठीक है, अभी तक सफिशिएंट क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ कि दो समीकरण और दो अज्ञात को किस तरह से हल किया जाता है। ठीक है, तो 4x + 7y बराबर 18 और यहाँ पे 2x + y बराबर 4 है, तो इसको पूरे को मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे विलोपन विधि का इस्तेमाल कर लेंगे, एलिमिनेशन का। तो 2x × 2 मतलब 4x और यहाँ पे 2y बराबर 4 दूनी 8। माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट, 4x में से 4x गया 0, 7 में से 2y गया प्लस 5y बचेगा और यहाँ पे 18 में से 8 गया 10, तो 5y बराबर 10, तो y बराबर 2। ठीक है, y का मान आ गया। x का मान कैसे प्राप्त होता है? किसी भी एक समीकरण में रख दो। मान लो मैं इसमें रख रहा हूँ पहले इक्वेशन में, तो 4x + 7y बराबर 18, तो y का वैल्यू क्या है? 2 है, तो 4x + 7 × 2 बराबर 18। ठीक है, तो 4x बराबर 18 माइनस 7 दूनी 14। ठीक है, कितना आ गया? 4। 4x बराबर 4 इम्प्लाइज x बराबर 1। ठीक है, 4 इधर चला जाएगा, 4 और 4 कट जाएंगे, x बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो गया? 1 और y का वैल्यू क्या हो गया? 2। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2। ठीक है, आई होप सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया है। कोई भी डाउट हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ, आगे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।